हमारी दुनिया को अगर किसी भी चीज़ को समझना है तो हम क्लासिकल फिजिक्स यानी क्लासिकल भौतिकी और गणित की मदद लेते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए। लेकिन अब हम क्वांटम विज्ञान का प्रयोग भी कर सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए, और किस तरीके से यह विज्ञान आगे बढ़ रहा है और मानव जीवन में अपना प्रभाव डाल रहा है। आज इस चीज़ को बताने के लिए मैं DSS0037 के द्वारा क्वांटम युग की संभावनाएं और चुनौतियां बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्वांटम युग का इतिहास। तो क्वांटम युग का जो इतिहास है वो सन 1900 में एक जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक के द्वारा बताया गया था। उन्होंने रेडियो एक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बताया था कि जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो हमारे पास कंटिन्यूसली नहीं आती है बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आती है, जिन्हें उन्होंने क्वांटा कहा था। इसके बाद 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू ये बताया था कि किस तरीके से जो ऊर्जा है वो एक कण भी है और एक तरंग भी है। और इसके बाद एलन श्रोडिंगर ने बताया था कि किस तरीके से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है क्वांटम एज का। इसमें मैक्स प्लैंक ने बताया है क्वांटम हाइपोथेसिस यानी क्वांटम ऊर्जा का सिद्धांत। उन्होंने क्वांटम ऊर्जा को शुरू करा था। इसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया था। उन्होंने ये बताया था कि जो कोई भी पदार्थ है वो मेरा जो ऊर्जा है वो कण भी है और एक तरंग भी है। इसके बाद 1925 में क्वांटम पेंड्री को डेवलप किया गया था। इसमें ये बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में घूमता है। 1935 में आइंस्टीन, पोडल्स्काय और रोसिन ने एक पेपर लिखा था क्योंकि उन्हें एंटेंगलमेंट पे कुछ क्वेश्चंस थे, तो इसको ईपीआर पैराडॉक्स भी कहा जाता है। और इसलिए आइंस्टीन ने एंटेंगलमेंट को स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस यानी दूर से होने वाली डरावनी क्रिया भी कहा है। इसके बाद है सर प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम साइंस यानी जो क्वांटम साइंस के सिद्धांत हैं। तो उसमें सबसे पहला सिद्धांत है वो है सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण। जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, जो हमारा नॉर्मल वर्ल्ड है, नॉर्मल फिजिक्स है, उसमें जो बिट्स होती हैं या तो वो 1 होंगी या फिर 0 होंगी, यानी वो एक टाइम पे किसी एक ही स्टेट में होंगी। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में जो बिट्स होती हैं उन्हें क्यूबिट कहते हैं, और वो क्यूबिट एक समय पर 0 और 1 दोनों हो सकती है, यानी मल्टीपल स्टेट्स एट अ टाइम। फॉर एग्जांपल हमने 2 सिक्के उछाले, हेड और टेल। अब जब तक वो सिक्के आसमान में हैं, यानी हमें नहीं पता है कि वो हेड आएंगे या टेल आएंगे, तो सुपरपोजिशन के हिसाब से यानी अध्यारोपण के हिसाब से वे सिक्के हेड और टेल दोनों होंगे, यानी वे मल्टीपल स्टेट्स में होंगे जब तक हम उन्हें देख नहीं लेते। इसके बाद है एंटेंगलमेंट यानी क्वांटम उलझाव, जिसको महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। एंटेंगलमेंट का अर्थ है जब 2 कणों के बीच अप्रत्यक्ष रूप से, यानी वो रूप हमें दिखता नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एक संपर्क हो जाता है, और फिर चाहे हम उन 2 कणों को ब्रह्मांड के किसी दूसरे छोर या फिर लाइट ईयर्स की दूरी पर भी लेकर जाएं, तभी भी उनके बीच में वो संपर्क रहता है। इसको ही क्वांटम उलझाव या क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। 4 मिनट हो गए। इसके बाद है चैलेंजेस ऑफ क्वांटम साइंस यानी क्वांटम साइंस के हमारे जीवन पे क्या क्या चुनौतियां हैं। नेक्स्ट जो सबसे पहला चैलेंज है वो है डिकोहेरेंस यानी क्वांटम स्टेट। जरूरी नहीं है कि जो क्वांटम स्टेट है वो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगी या सही काम करेगी, तो ये भी हमारे लिए एक चुनौती है। इसके बाद है एरर करेक्शन यानी इसमें कभी एरर आ सकता है तो उसको करेक्ट करने में भी टाइम लग सकता है, ये भी एक चुनौती है। इसके बाद है स्केलेबिलिटी यानी जो क्वांटम चीज़ें होती हैं उनकी स्केलेबिलिटी भी बहुत होती है, यानी हमें उनको मेजर करने के लिए या लेने के लिए भी बहुत स्केलेबल होना पड़ता है। इसके बाद है हाई कॉस्ट यानी जो क्वांटम चीज़ें हैं वो हर एक व्यक्ति के हिसाब से लेने की कीमत नहीं होती है, यानी उनका जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद है कूलिंग यानी जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, क्वांटम चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिससे उन्हें कूल करने के लिए भी बहुत सारे गैजेट्स चाहिए होते हैं, तो उनको एक फिक्स टेम्परेचर में लाने के लिए क्वांटम कूलिंग भी एक चुनौती है। 5 मिनट। इसके बाद है फ्रैगिल क्यूबिट्स यानी जो क्यूबिट्स हैं उन पे अगर कोई खराबी आ जाए तो उनको जोड़ने के लिए भी एक चुनौती है। इसके बाद है पोटेंशियल्स ऑफ क्वांटम साइंस यानी क्वांटम साइंस की संभावनाएं कि इससे हमें कितना फायदा हो सकता है और क्वांटम साइंस कितने आगे तक अपने क्षेत्र को फैला सकता है।
जो सबसे पहला क्षेत्र है वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। यानी जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, हम सबको पता है कि वो क्लासिकल कंप्यूटर से गणना काफ़ी जल्दी करते हैं। इसके बाद है क्वांटम कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, दो लोग बातें कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन को एक अच्छे तरीके से भेजने के लिए क्वांटम कम्युनिकेशन का हम यूज़ कर सकते हैं। देन है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। यानी जो उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, जो दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, उसको किसी और तक ना ले जाना या फिर उस चीज़ को हैक ना किया जाना, क्वांटम कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके बाद है कंक्लूजन ऑफ क्वांटम साइंस। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर हम क्वांटम विज्ञान को ध्यान से देखें और पढ़ें तो इसके भी दो पहलू होंगे। यानी अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो मानव जीवन को काफ़ी फायदा होगा, और यदि हम इसका इस्तेमाल ना करें या फिर हम इसको अच्छे से ना समझें तो हमें इससे बहुत सारी परेशानी भी हो सकती है। क्वांटम एज का या क्वांटम मैकेनिक्स का हमारी नॉर्मल लाइफ में एक एडवांटेज सर, जो हमारी नॉर्मल लाइफ का एडवांटेज होगा सर, क्वांटम मैकेनिक्स से एडवांटेज ये होगा कि हम लोग जो बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, जैसे कि हम अगर क्लासिकल भौतिकी का इस्तेमाल करें तो हम एकदम सूक्ष्म स्तर पर पदार्थों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम विज्ञान को ध्यान से पढ़ें और सीखें तो हम बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर भी पदार्थों का अध्ययन कर पाएंगे। हमारी नॉर्मल लाइफ में कुछ फर्क पड़ेगा? नॉर्मल लाइफ में सर, डेली वर्क में सर, डेली बेटा, आपने कहा स्कूल में बहुत ठंडा आपको रखना पड़ेगा, टेम्परेचर बहुत कम रखना पड़ेगा, और एब्सोल्यूट जीरो आपने लिखा था। क्या बता सकते हैं कितना होता है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस? -273 डिग्री सेल्सियस। बेटा, आपने क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बताया, तो आप ये बता सकते हैं अभी है क्या क्वांटम? सर, क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटिंग का अर्थ होता है कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो क्वांटम चीज़ों पर ही अध्ययन करेंगे, मतलब उन्हीं के तहत अपना काम करेंगे। लेकिन क्लासिकल कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटर्स में फ़र्क ये है कि जो क्लासिकल कंप्यूटर हैं वो कैलकुलेशंस को बहुत ही एक अच्छी स्पीड में करते हैं, ह्यूमन बीइंग से अच्छी स्पीड में करते हैं। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर हैं वो क्लासिकल कंप्यूटर से भी बहुत ही तेज़ गणना कर पाते हैं और आसानी से कर लेते हैं। थैंक यू सर।